नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और बड़ी बहस में आज एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होकर हो चुके कोरोना पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में इस वक्त कोरोना पूरी तरह से बेकाबू ही नजर आ रहा है। ना तो अस्पतालों में जगह बची है और ना ही मरीजों को समय पर उपचार मिल पा रहा है। यहां तक श्मशान में भी शवों को जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में भी। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान सड़कों पर दम तोड़ रहा और सड़कों पर ही जलने को मजबूर हो रहा। यूपी में भी कोरोना का विकराल तांडव जारी है। हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं सरकार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ व्यवस्था अस्पतालों में सुधारने में लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हालात फिलहाल किसी के काबू में नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि सरकार लोगों से अपील भी कर रही है कि बिना वजह घर से आप बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी और दूसरे की भी जान बचा सकती है। अब देश में कोरोना की दूसरी वेव, दूसरी लहर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों का लापरवाह होना है, क्योंकि जब देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, सरकार ने कुछ छूट दी, तो लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर निकल आए, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो पिछले कुछ हमने देखा या झेला। नतीजा यह हुआ कि संक्रमण एक बार फिर से फैला और बेकाबू तरीके से फैल रहा। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हम कब सुधरेंगे? क्या हर बीमारी के लिए सरकार को कोसना ठीक है? लेकिन साथ में यह सवाल भी है कि सरकार जिसने एक तंत्र को थोड़ा बड़ा किया था, यह समझते हुए कि कोरोना जैसे एक आपदा से, एक वायरस से जहां दुनिया जूझ रही है, तो हमारी तो स्वास्थ्य सेवाएं माशाअल्लाह थी, लेकिन उस वक्त जो तैयारियां की गई, क्यों आखिर उसमें इजाफा नहीं किया गया? यह सवाल सरकारों से भी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी अन्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, क्योंकि जो सरकार में होता है उसकी जवाबदेही तो होती ही है। लेकिन क्या आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह सवाल भी उतना ही लाजमी है। आखिर लोग क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बन गए? तो बहस को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर कृष्णा दत्त और डॉक्टर अलीम और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का। ना हिंदी में जो स्वास्थ्य शब्द है वो अद्वितीय है। स्वास्थ्य का अर्थ ही है जो स्व में स्थित है। जैसे जो गृह में स्थित है वो गृहस्थ है, उसी तरह जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। अर्थात स्वास्थ्य शब्द मूलतः मानसिक स्वास्थ्य की ही सूचना देता है। इसके लिए 3 प्राथमिक आधारभूत तत्व हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए। सबसे पहला है स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं अपने को स्वीकारें, और जगत जैसा है अर्थात दूसरे जैसे हैं उनको स्वीकारें। कोई स्वीकारोक्ति या एक्सेप्टेंस के बाद ही यात्रा ठीक से शुरू होती है। दूसरी बात है, हमेशा आपके पास चयन रहता है, चॉइस रहती है, और जब चॉइस हो तो विधेयात्मक यानी सकारात्मक रास्ता चुने और अपनी ऊर्जा को निगेटिविटी, निषेधात्मकता में जाया मत करें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ आप कार्य अपना निष्ठापूर्वक करें, परिणाम की फिक्र बिल्कुल न करें, समर्पण भाव रखें परम सत्ता के प्रति, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सदा ही ठीक रहेगा। देखिए, हम हर दिन इस बात की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड आईसीयू बढ़ाए जाएं, और उसी एक श्रृंखला में आज ख़ास तौर से केजीएमयू को जो कोविड अस्पताल बनाने की बात हुई है, उसमें सभी लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय हो गया कि वहाँ पर पूरी तरीके से कोविड अस्पताल ही चलेगा। समस्या बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में केवल नेगेटिव ही नहीं होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे, जिसको छोड़ेंगे नहीं। सिंपल चीज़ें, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, नाक को ढक के रखना, मास्क को प्रॉपरली इस्तेमाल करना, बात करते समय मास्क को नीचे नहीं खींचना है, मुंह पे रखना है, एक दूसरे की जितनी हो सके हेल्प करेंगे। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, पूरी तरह से एक दूसरे से कोऑपरेट करें ताकि इस पैंडेमिक से हम जल्दी से जल्दी निकल सकें। सिचुएशन, मैं फिर कहूँगा, सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे
और इसको लड़ने के प्रयास जारी रखें। देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे, तो अपने आप में उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है कि हमें अपने मनोबल को कम नहीं होने देना है, हमें अपना मनोबल बढ़ाना है, लोगों को भी जागरूक करना है, लेकिन उसके साथ साथ जरा इस बात का ख्याल रखिए कि हर चीज के लिए सरकार या फिर कोई और जिम्मेदार नहीं होता। कुछ चीजों के लिए हम भी जिम्मेदार होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी। लेकिन जिन चीजों के लिए सरकारों की जवाबदेही है, वो चाहे सेंट्रल हो या फिर राज्य की सरकारें, उनसे भी जवाब बनता है। उत्तर प्रदेश ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया था। कोरोना काल जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक, वो चाहे कोटा से बच्चों को ले आने की बात हो या फिर तमाम पलायन कर रहे मजदूरों को व्यवस्था देने की बात हो, राजनीति जरूर हुई थी, लेकिन उसका जिक्र आप देखिए कि WHO तक हुआ उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि हां, कुछ बेहतर काम किया गया। लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, जो कि अपने आप में अगर हम कहें कि आदिवासी इलाका, वहां की स्थिति इतनी खराब, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली, वहां की स्थिति ऐसी, तो फिर आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई हमसे खुद से यह सवाल व्यक्तिगत तौर पर नहीं बनता है? हमारे सहयोगी ललित नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राहुल वाजपेयी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाकई स्थिति भयावह है। हमने एक साल में देखा इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए जाते हुए उन तमाम मजदूरों को, और फिर एक साल के अंदर ही इन्हीं रास्तों से वापस आते हुए उन मजदूरों को, उनको लगा कि हां, एक दौर था, एक ऐसा वक्त था जो बीता, अब फिर से जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन बदहाली इस वक्त और ज्यादा दिख रही है। देखिए अतुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो दौर दोबारा लौट के आया है, एक साल भी नहीं अभी बीता है। अगर ये कहें, इन्हीं दिनों हम सड़कों पे थे और लोगों से बातचीत किया करते थे, लेकिन आज फिर वही दौर वापस चला आया है। जरूरत है, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। 8 बजे का वक्त है नोएडा में कर्फ्यू का, जो सुबह 7 बजे तक चलेगा। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले अट्टा बाजार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस बराबर इस बात को कह रही है कि 7:30 बजे इस बाजार को बंद कर देना चाहिए। पुलिस की टीमें हैं, पुलिस बराबर इस बात को कह रही है, लेकिन दुकानदार या आम आदमी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस अनाउंस कर रही है, लेकिन पुलिस नहीं, मैं चाहूंगा, हाँ देखिए, फुल स्क्रीन दिखा भी रहे हैं हमारे सहयोगी इस वक्त। ललित अपनी बात पूरी करें और बाजार की स्थिति जरा आप दिखाएं और पुलिस कैसे अब सख्ती की तैयारी में ये दिखाएं। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, आप मैं देख रहा हूँ कि ये वो बाजार है, अट्टा बाजार है, जहाँ पर 7:30 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन आलम क्या है, अभी भी जो यहाँ का फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे लोग मौजूद हैं, और जो तमाम दुकानें हैं उनकी कोई तैयारी नहीं है अभी बंद होने के लिए। पुलिस ने ये कहा है कि चालान काटेगी पुलिस 7:30-8 बजे के बाद जो है। अगर दुकानें बंद नहीं होती तो एक भारी भरकम जो रकम है, जो पुलिस ने निर्धारित करी है, उसके आधार पर जो है दुकानों का जो है चालान करना शुरू किया जाएगा। जो बाजार में मास्क पहने हुए नजर नहीं आएगा, उनका चालान किया जाएगा। सबसे बड़ी अतुल, यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हर रोज 200 से 250 के बीच में अब दोबारा से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है नोएडा जैसे शहर में, 200 से 250, और हर रोज मर रहे हैं लोग। मरने वालों की भी संख्या ज्यादा होती चली जा रही है। अगर पूरे देश का अगर आंकड़े की बात करें तो एक भारी तादाद में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार देखिए मृत जो आंकड़े हैं, मृतकों के जो आंकड़े हैं, वो अपने आप में डराने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा, इसी देश में हमने देखा कि, और उन तमाम देशों को हमने देखा जो कि हमसे सुरक्षा के लिहाज से, हमसे स्वास्थ्य के लिहाज से कई गुना आगे हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो, तमाम अन्य देश। लेकिन वहां पर उस दौर में किस तरीके का नजारा था, अब जाकर भारत में वैसा नजारा महसूस हो रहा है। एक अच्छा वक्त हमने उस तमाम आपदाओं से निपटने में निकाल दिया था, और हमारी वो जो आपदा से निपटने की तैयारी थी या कोशिश थी या जद्दोजहद थी, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए थे। लेकिन अपनी ही लापरवाही से एक बार फिर से हम उससे घिर गए हैं। ललित, हमारे साथ आप बने रहिए। रवि भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मैं राहुल के पास जाऊंगा जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कानपुर, क्या हालत इस वक्त है? क्या वाकई वही स्थिति जो कमोबेश देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या फिर एनसीआर का इलाका नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में भी वैसी स्थिति है या फिर उससे थोड़ा बेहतर है? और अगर है तो उसको और बेहतर करने के लिए मेंटेन कैसे किया जा रहा प्रशासन की तरफ से और खुद कानपुर वासियों की तरफ से?
जी देखिए अतुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर की स्थिति भी कमोवेश वैसी है। हालात भयावह हो चुके हैं, स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल है उनके सारे बेड फुल हो चुके हैं। अगर हम आज के आंकड़ों की बात कर ले तो करीब 1263 का आंकड़ा है जो संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा 10 लोगों की आज मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो भयावह होता जा रहा है, डराने वाला होता जा रहा है। लेकिन जो कानपुर की जनता है वो बिल्कुल जागरूक नहीं है। आज जो नया नियम आया है 8 बजे कर्फ्यू लग जाएगा सुबह 7 बजे तक के लिए, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो सड़कों पे उतरा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोग 8 बजे से पहले अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पुलिस बल भी सख्ती दिखाने की बात कह रहा है। पुलिस ने साफ तौर से कह दिया कि 8 बजे के बाद मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति सड़क में मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अतुल, एक बड़ी बात यह है कि अब अपने को जागरूक होना पड़ेगा, अपने को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, चाहे वो कानपुर की जनता हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, जहां की स्थिति जो अब बद से बदहाल हो चुकी, हर जगह का वही हालात है, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो अब फेल से हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के। हम कानपुर की बात कर ले तो कानपुर का हेलेक अस्पताल पूरी तरीके से फुल है, इसके अलावा काशीराम अस्पताल फुल है और जो उर्सला अस्पताल है वो भी फुल है। लेकिन अब जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा जो अन्य कॉलेजों को अस्पताल में तब्दील किया गया है वहां भेजा तो जा रहा है, लेकिन वहां ना वेंटिलेटर सुविधा है, ना वहां आईसीयू की सुविधा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। यानी एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है और दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जो कमियां हैं उन कमियों से जूझना भी है। हालांकि रेमडेसिविर उसको भी लाने की व्यवस्था की गई प्रदेश की तरफ से, लेकिन तमाम उपकरण ऐसे हैं और अस्पतालों में जगह, या फिर हमने देखिए सबसे वर्स्ट पार्ट यहां पर यह है कि श्मशान और कब्रिस्तान में अगर जगह ना मिले तो स्थिति कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कानपुर की तस्वीर हमसे साझा करने के लिए। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कल से देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी, उन दोनों का ही जिक्र ताबड़तोड़ हो रहा था कि दोनों जगह पर कोरोना कहर बरपा रहा है देश के तमाम अन्य हिस्सों के अलावा। लेकिन एक तस्वीर निकल कर आती है लखनऊ से, और आज एक और तस्वीर उसी जगह से निकल कर आती है जहां पर इस वक्त कहा जा रहा है कि पूरा इलाका नीली शेड से घेरा जा रहा है। वो अलग विषय है, लेकिन क्यों ये अचानक से स्थिति बन गई, वो भी राजधानी लखनऊ में? क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा एक अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से और उन तमाम कोरोना योद्धाओं की तरफ से दी गई थी। सुविधाओं में इजाफा हुआ था, जहां पीपी किट नहीं बनता था वहां पर अब इजाफा उसमें हुआ, बाहर से भी आया, कुछ यहां पर भी डेवलप हुआ। वो अचानक से सब कुछ क्यों रुक सा गया? लापरवाही ही वजह, दोनों ही तरफ से, आम व्यक्ति की तरफ से और तंत्र की तरफ से भी। देखिए, अगर बात करें तो पिछले साल जो था, पिछले साल को लेकर जिस तरह की जो तैयारी थी, इस बार की तैयारी शायद वैसी नहीं थी, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले साल कोरोना नया था और कोरोना को लेकर जिस तरीके से काम किया गया, अगर बात करें चाहे पीपी किट की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या सख्ती की बात हो, तो तमाम सारी चीज़ें की गई और जिसका असर भी दिखा और उत्तर प्रदेश की तमाम सारे जगहों पर तारीफ भी हुई। लेकिन अगर बात करें तो इस बार का जो ये नया कोरोना जो दोबारा से अटैक किया है, ये साफ तौर पे इसने सारी व्यवस्थाओं को फेल कर दिया है। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बेड नहीं है। अगर बात करें तो जो गैस सिलेंडर वो लोगों को नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन के बिना ही लोगों की जानें चली जा रही हैं। सरकार कोशिशें जरूर कर रही है, लेकिन जो मरीजों की तादाद है वो लगातार कई गुना बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो सारी व्यवस्था है वो फेल हो गई है। अगर बात करें तो अस्पतालों में अगर मरीजों को भर्ती कराना है तो अस्पतालों में बेड नहीं है। सरकार कोशिश कर रही, जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ नंबर 1 पर है कोरोना के मामले में। 5000 के ज़्यादा जो मरीज है वो रोजाना निकल कर आ रहे हैं, और अगर ठीक होने की अगर बात करें तो 1000 के आसपास जो मरीज है वो ठीक होकर जा रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो 20% अगर मरीज ठीक हो रहे हैं तो 80% के आसपास जो मरीज वो बढ़ रहे हैं। यानी कि 5000 के आसपास अगर मरीज रोजाना आ रहे हैं तो उन मरीजों को अगर घर में आइसोलेट किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो मरीजों की तबियत बिगड़ती है, जिनको अस्पताल की जरूरत है, तो व्यवस्थाएं फिलहाल मुकम्मल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एम्बुलेंस की कमी भी खल रही है, क्योंकि एम्बुलेंस जितनी होनी चाहिए उतनी एम्बुलेंस थी, लेकिन मरीज इस कदर लगातार कई गुना बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि लगातार कोशिशें फिर से की जा रही हैं, जिसकी वजह से अगर बात करें तो जो स्थिति बिगड़ी है उसको संभालने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, ललित और रवि आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सेमो है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा सवाल यह है,
आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक सेवा भाव से स्वास्थ्य को इजाफा कैसे दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा कैसे दिया जाए, इस प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों तक वो चीजें कैसे पहुंचे, इस पर काम भी किया अलग अलग पदों पर, और सेवानिवृत्ति आपकी सीएमओ के तौर पर हुई। लेकिन कोरोना से किसी को भी अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि जूझना पड़ेगा। हम जूझे भी, लेकिन फिर 1 साल के बाद जिस तरीके की परिस्थिति अचानक से आ गई है, इसके लिए खुद आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है और इसका क्या इलाज है? किस तरीके से कम हमारा माइंडसेट ऐसा हो पाए कि हर काम सरकारें नहीं करती हैं और जो काम सरकारों का है वो आम आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही अतुल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सबको पता था कि पूरी तरह से अभी कोरोना हमारे देश से दूर नहीं गया है जी, और ये पता था कि अगली कोई वेव जल्दी ही आने वाली है जी। हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही बरती है। लोगों ने जो कोरोना के प्रोटोकॉल थे उनका नियम कानून मानने से इनकार कर दिया है एक तरह से, और लोग खुले आम सड़कों पर भीड़ लगाकर और दूसरे तरह से उन्होंने किसी भी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए कार्य करना शुरू कर दिया था जी। कारण यही रहा, और जैसे ही फिर से कोरोना का दूसरा वेव आया है, हम लोगों को बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतने पड़ रहा है। अभी हमें फिर उन्हीं पुरानी चीजों को याद रखने की जरूरत है जी। हमें सबसे पहले सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर जाने से अपने को बचाना होगा। जब भी घर से लोग बाहर निकलें, उन्हें ये चाहिए कि वो हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। 2 या 4 लोगों के बीच में अगर एक दूसरे से मिलना बहुत ही आवश्यक हो गया है तो कम से कम 6 फीट की दूरी तो बना के रखना ही पड़ेगा जी। ये काम करने के साथ ही उनको अपने हाथ धोने की सही विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, और सैनिटाइजेशन का काम भी उन्हें हमेशा समय अंतराल पर करते रहना पड़ेगा जी। दिन में उन्हें गर्म पानी का प्रयोग करना होगा, गर्म पानी पीना पड़ना चाहिए, और कम से कम 2 बार भाप, घर से बाहर जाने के पहले और घर से वापस आने के बाद उन्हें भाप लेना चाहिए। गर्म और तरल पदार्थों का पौष्टिक खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी है जी जी। और इसके लिए उन्हें व्यायाम करना और विशेष रूप से गहरी सांस लेने का व्यायाम करना चाहिए। ये कार्य उन्हें अब फिर से प्रारंभ कर देना पड़ेगा जी। और यदि 2 या 2 दिन से अधिक दिनों से अगर उन्हें बुखार आ रहा है जी, तो या सर में दर्द है, बदन में दर्द है, या गले में खराश है, या खांसी आ रही है, तो उन्हें अपना कोविड RT-PCR टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लोगों को, और जितना जल्दी हो उन्हें कोरोना के जो पुराने और अभी जो नए कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन दिशा निर्देशों के तहत उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के तौर पर आपने बताया कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या सिम्टम्स अगर हैं तो उस पर क्या रिएक्शन हमें तुरंत करना चाहिए या कैसे हमें उसके लिए जांच करानी चाहिए। लेकिन एक पूर्व सीएमओ के तौर पर मैं आपसे अगर समझना चाहूं, तब आप पर जिले की जिम्मेदारी होती है, आपका अलग एक दायरा बढ़ जाता है। इस वक्त आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति देखकर, उत्तर प्रदेश की हो या कि अन्य प्रदेशों की हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से मॉनिटरिंग फिर से होनी चाहिए, किस तरीके से कुछ नए डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से या इस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होने चाहिए ताकि लोगों को जो अचानक से फिर से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है कुछ राहत मिल पाए। जी, आपकी बात पूरी तरह से साफ मेरे पास नहीं आ पाई है जी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कोई रोगी जो बुखार से पीड़ित है अथवा उसे गले में खराश है और उसे संदेह है कि हमें कोरोना हो सकता है, तो हमारे पास 2 तरह की जांचें हैं। एक एंटीजन टेस्ट होता है, दूसरा RT-PCR टेस्ट होता है। एंटीजन से तुरंत ही पता लग जाता है कि पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है अथवा नहीं है। अभी भी हम लोग अस्पतालों के अंदर इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं और उन आइसोलेशन वार्ड में हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के लिए भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ऐसे केसेस को जिन्हें पॉजिटिव होने का संदेह है,
ऐसी केसेस को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनका दिन में कम से कम 2 बार फॉलोअप भी किया जाता है। ऑनलाइन ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप बने रहिए। मैं फिर से अपने सहयोगियों के पास जा रहा हूं। ललित, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो अव्यवस्थाओं का हम जिक्र कर रहे थे और जिसमें फिर से एक बार खुद मुख्यमंत्री चूंकि कोरोना पॉजिटिव हैं, रेफर भी उनको पीजीआई कर दिया गया, लेकिन फिर भी टेस्ट को लेकर वो ना सिर्फ जिस तरीके से टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वर्चुअली लोगों से जुड़े रहे, वर्चुअली वो अपने अधिकारियों से संवाद करते रहे, खुद की स्थिति भी शायद उन्होंने भूल गए या भूलना पड़ा उनको अपनी जिम्मेदारियों के तहत। क्या अब कम से कम वो प्रभाव दिख रहा है प्रशासन में, प्रशासनिक अमले में? बहुत वाला इलाका है, अच्छा बाजार का इलाका है। एक आवाज जो है वो बहुत कम आ रही है जी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बाजार की स्थिति है वो मैं इस तरह आपको बताता हूँ, क्योंकि आवाज यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा है। जी 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 ललित, अपनी बात पूरी करें। प्रशासनिक अमले पर उसका असर दिखा जो मुख्यमंत्री के निर्देश आ चुके हैं? देखिए अतुल, आज आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, सबसे बेहतरीन और दर्दनाक चीज अगर ये कहा जाए, हैरान और परेशान करने वाली। ये देखिए, ये गाड़ी मेरे साथ खड़ी है, या इनके हाथ में देखिए माइक है। पुलिस अपनी तरफ से दोपहर से जब से यहाँ के कमिश्नर ने मीटिंग ली है उसके बाद से बराबर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। और बाजार का आलम क्या है ये देखिए, अगर ये कहा जाए बेशर्मी की हद को, तो बेशर्मी की हद को भी पार कर रखा है दुकानदारों ने। पुलिस को लक्ष्य उठाना पड़ता है। ये देखिए, ये पानी बेच रहे हैं, इनको पता है कर्फ्यू लगा है, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, उनको मालूम है कि कर्फ्यू है 8 बजे से। पुलिस को आखिरकार डंडा क्यों उठाना पड़ रहा है? और कल से पुलिस और सख्त करेगी, क्योंकि आज जो कमिश्नर ने कहा है, जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर ने कहा है कि कल से इनके चालान भी कटेंगे। पुलिस, मीडिया हर तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग उस चीज को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सड़क का देंगे, अब मैं आपको सड़क का आलम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जा रहा है, ये देखिए, सड़कों देखिए 8 बजने वाला है, ये ई रिक्शा है। चलिए, यानी ललित, मैं आपके तस्वीरों के जरिए समझ पा रहा हूं, और पुलिस महकमा, पुलिसकर्मी देखिए वहां पर तमाम लोगों को माइक के जरिए फिर से बताते हुए कि क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से नए नियम लागू किए गए हैं और आपको किन नियमों का फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो जुर्माने के लिए भी तैयार है। यह सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कुछ सख्तियां प्रशासनिक तौर पर पहले से होनी चाहिए थी, उसमें लापरवाही क्यों? रवि, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक दौर से तो हम गुजर चुके थे और अच्छा हमने प्रयास किया, सरकारी स्तर के भी प्रयास बहुत अच्छे रहे और उसका एक परिणाम उत्तर प्रदेश ने देखा, WHO तक उसकी चर्चा हुई। लेकिन फिर उसके बाद क्या वाकई जितना लापरवाह इंसान हुआ उतना ही लापरवाह तंत्र हो गया, और तब शायद राजधानी की वो तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। खैर, उसके अलावा आज खुद मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी इतने सक्रिय हैं, वो वर्चुअली लगातार अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, उनके उस निर्देश का असर अब दिख रहा है कम से कम। है जिसका नतीजा साफ तौर पे निकल कर आ रहा है। अगर बात करें जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो लगातार इस कदर बढ़े हुए, शायद इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। अगर बात करें राजधानी लखनऊ में जो आंकड़ा, अगर बात करें तो आज से 15 दिन पहले का जो आंकड़ा था वो महज 2000 के आसपास था, और आज की जो स्थिति वो है करीब 30,000 के पार हो चुका है। यानी राजधानी लखनऊ में 30,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। अस्पतालों को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इस कदर अगर बात करें रोजाना 5,000 के आसपास मरीज निकल कर आ रहे हैं। वो मरीज है जिनकी जांचें हो रही है, तमाम सर ऐसे मरीज हैं जो जांच नहीं करा रहे हो, जिसकी वजह से स्थितियां बदल रही हैं। और अगर बात करें तो स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी, अगर हम अंतिम संस्कार जो स्थल अगर वहां की बात करें तो वहां सुबह से ही लाने लगती हुई हैं, और इतनी ज्यादा जो मौतें हो रही हैं, और उनके अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लकड़ियां कम पड़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौतें हैं वो नहीं रुक रही हैं। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि जरूर है कि थोड़ा सा जो बाजार है उसमें लोगों ने ध्यान दिया है, बाजारों में उतनी भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें तो मलियाबाद से शुरुआत हुई है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन बाजार बंद रहेंगे। चौक के सराफा बाजार ने भी कुछ बंदी की बात कही है। उसके अलावा बात करें तो लखनऊ में कई सारे बाजार ऐसे हैं जो अब इस लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन लॉकडाउन जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो बाजार है वो कम से कम खोले जाएंगे, और जो
जरूरी सामान है वो मिलेगा, लेकिन जो भीड़ ना होने का इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि जो लोग हैं वो बाजारों में ना जाए। बहुत जरूरी है तभी बाजारों में जाए, जो जरूरी सामान है उसकी आपूर्ति होती रहेगी, उसकी आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी, लेकिन लोग बाजारों में कम से कम जाए इसके लिए। चलिए, यानी देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि निर्देशों को बहुत सख्ती से नहीं अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। उनको लगता है कि चलता है, कुछ भी चलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही चल रहा है जो आज इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि देश की राजधानी में भी देखिए एक वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है, ऐलान कर दिया गया है। फ्राइडे की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे सोमवार तक रहेगा। हो सकता है कि फिर आंकड़ा जो आए या जो परिणाम निकले उसके बाद उसमें कोई एक्सटेंशन हो, उसको बढ़ाया भी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पूर्व सीएमओ, और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर के तौर पर आपने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अमले को इस वक्त इस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए उन कोरोना योद्धा का हमने जिक्र किया था। कोरोना काल में हमने उन तमाम लोगों को कोरोना योद्धा कहा था। आज फिर से उन योद्धाओं की ही जरूरत है, लेकिन सुविधाओं में कमी की वजह से वो भी परेशान है। क्या लगता है कि इसमें कैसे इस मौजूदा परिस्थिति में कुछ हो सकता है बेहतर, सुझाव के तौर पर? सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से हम लापरवाह जरूर हुए थे, किंतु जैसे ही केसेस बढ़ने लगी हैं, अस्पतालों में फिर से चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जी। डॉक्टरों की भी फिर से उन्हें प्रायर ट्रेनिंग देते हुए उनकी 24 घंटे की नियुक्ति करने का भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। केसेस बहुत ज्यादा हैं, बेड की कमी स्वाभाविक है, आ रही है। तो हमें तो ये जरूरी है कि फिर से हम अपने सारे व्यवस्थाओं को इस स्तर तक ऊपर ले जाएं कि किसी भी मरीज को जिन्हें भर्ती होने की जरूरत है और जिन्हें इलाज की जरूरत है, उनके लिए हम तत्काल बेड की व्यवस्था कर सके। ऑक्सीजन की भी कमी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, यद्यपि हमारे प्रदेश में अभी कहीं से इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि ऑक्सीजन कम पड़ गया है, लेकिन हाँ, वेंटिलेटर की कोई कमी जरूर महसूस की जा रही है कुछ जगहों पर। तो हमें प्रशासन से यही है, उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मदद करेगा और हमारे अस्पतालों में सारी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी एमडी भी हैं, फिजिशियन भी हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर उस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर, बताएं सर। विवेक जी, मेरा सवाल यह है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, पूर्व सीएमओ, उनको भी आपने सुना, हमारे सहयोगी जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, उनको भी आपने सुना, और आप खुद महसूस कर रहे होंगे किस तरीके की दिक्कतें इस दूसरे स्ट्रेन में है और किस तरीके से इस बार कोरोना ऐसा कहर बरपा रहा है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी उस वक्त कुछ पता नहीं था, और तब भी हम इससे बेहतर, खासतौर से उत्तर प्रदेश तो इससे बेहतर तरीके से लड़ा था। अब तो हमें पता था और फिर भी हम लड़ने में सक्षम नहीं रहे, या अचानक से इतना बड़ा कहर टूट गया? सर, आपका कहना बिल्कुल भी सही है। जो पिछली बार का स्ट्रेन था और इस बार का जो स्ट्रेन है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है जी। पिछली बार का जो स्ट्रेन था उसमें हमने यूजुअली ये देखा था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग पर्सन थे और जिनको ज्यादा बीमारियां थी, जो 70-75 साल के थे, 80 साल के थे, उनको ज्यादा इफेक्ट होता था। यंग लोगों के लिए ज्यादा कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन है, चूंकि हमने पिछली बार भी कोरोना में काम किया था, हमने इस बार भी कोरोना में काम कर रहे हैं हम लोग, तो इस बार तो 28 मैं बताना चाहूंगा, 28-30 साल के जवान एथलेटिक बॉडी वाले पर्सन भी जो लोग आ रहे हैं इफेक्ट होकर, कोई तो मेरे पास 60 सैचुरेशन में आ रहा है, 55% सैचुरेशन में आ रहा है। मतलब जो आप सोच नहीं सकते वो हो रहा है। और 3 दिन में मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जा रही कि उसको बचाना मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी गंभीर बात आप बता रहे हैं कि ना सिर्फ इस तरीके से इतने कम समय में मरीज की स्थिति ऐसी हो जा रही है, बल्कि जो अच्छे खासे फिट हैं, उम्र जिनकी कम है, वो भी अगर इस तरीके से इसकी जद में है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह क्या है? क्या उस वायरस में म्यूटेशन इसकी वजह है या उसके अलावा भी कोई वजह है? और अगर ये है तो हम कितने सक्षम हैं, किस तरीके से सक्षम हैं इसको तोड़ने में, इस चेन को ब्रेक करने में? सर देखिए, ये जो वायरस है, पिछली बार वाला वायरस अलग था, इस बार का वायरस म्यूटेट हो चुका है।
पिछली बार वाले वायरस ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन कर लिए हैं। जो एक हम लोगों ने नियम पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस वायरस ने देखा कि अब हमारा लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपने आप को ऐसा म्यूटेट किया है जो हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत 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 ही ज्यादा खतरनाक है। अब एज फैक्टर वाली बात बिल्कुल खत्म हो जाती है कि खाली लो इम्यूनिटी वाले पर्सन ही उस वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं। इस बार के वायरस में हमारे एज की बिल्कुल भी क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। 28, 30, अधिकतर मेरे पास 100 मरीज भर्ती है इस समय कोरोना के। मैं ये देख रहा हूँ कि यूजुअली उसमें 40 से 45 उम्र के लोग जो हैं, 40 से 50 उम्र वाले लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। और उसमें जो मोर्टेलिटी थी पिछली बार वाले में, कि अगर हम लोग जैसे सिटी स्कैन वगैरह कराते थे तो उसमें किसी में जो है 70% अफेक्टेड थे वायरस से, तो भी हम उनको भी बचा लिया करते थे। लेकिन इस बार वाले वायरस में अगर 50% से भी ऊपर है तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हाई है। डॉक्टर विवेक, क्या मैं इसको समझूं कि ये वाकई बिल्कुल एक नए तरीके का वायरस हो गया है, या फिर शुरुआती दौर में ही इंडिया के कुछ हिस्सों में बाहर के देशों से जो एक वायरस पहुंचा था उसी तरीके का सिमिलर है? अगर हम बात करें खासतौर से जो ब्राजीलियन कंट्रीज में कुछ पाया गया या फिर ब्रिटेन में था, क्या उससे सिमिलर है या उससे भी ज्यादा म्यूटेट हो गया ये? सर मुझे तो लगता है कि जैसे वहाँ की कंट्रीज में जो म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकता है ना, चाहे वो बाहर की कंट्री हो चाहे वो इंडिया हो। वायरस के लिए तो सब ह्यूमन बीइंग है ना सर। तो जितना खतरनाक वहाँ पर वायरस है उतना ही खतरनाक, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अब्रॉड में जो लोग हैं उनसे ज्यादा है। उसके बाद भी इतनी अच्छी इम्यूनिटी होने के बाद भी अगर हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और मोर्टेलिटी बढ़ रही है, तो इसको बिल्कुल हम लोग हल्के में तो ले ही नहीं सकते। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसा आपने सुना डॉक्टर विवेक त्रिपाठी को, आपने इसके पहले भी कई सुझाव दिए थे कि डॉक्टर के तौर पर क्या क्या कोई मरीज जो कि अगर इससे ग्रसित हो गया या आशंका है कि हो सकता है तो उसको करना चाहिए। जैसा डॉक्टर विवेक ने कहा, डॉक्टर सत्यप्रकाश, कि अब ये म्यूटेशन वाला वायरस है और कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई एज फैक्टर भी इसमें अब बाउंड नहीं कर पाएगा कि कम से कम जो जवान है या फिर जो फिट हैं उन पर उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे निपटने के भी क्या वही तरीके हैं जो पहले से थे, जो आप बता रहे थे, या इसमें भी कुछ चेंजेस करने होंगे? क्योंकि एक आम चीज देखी गई है कि अलग सिम्टम्स हैं, उसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है और वो अपने आप में एक बड़ी अव्यवस्था फैलाएगा इस प्रदेश में या देश में। अतुल जी, ये वायरस म्यूटेंट है और ये ज्यादा खतरनाक है पिछली दफा की अपेक्षा। तो इसलिए हमें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि यदि वो बुखार से पीड़ित है और 2 दिन से अधिक बुखार उसे आया है, खांसी या जुकाम बना हुआ है, तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट अवश्य कराना पड़ेगा। इस तरह से हमें अपनी जांचें बढ़ानी पड़ेंगी न, और हमें आइसोलेशन के और जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं इंडिविजुअल्स के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्था आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, इन व्यवस्थाओं पे और सतर्कता पूर्वक हमें ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टरों की टीम को पुनः एक बार और उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपनी किसी भी प्रकार के कार्य और दायित्व में कोई भी कोताही न बरते। और इसी प्रकार पब्लिक को भी आवश्यकता से अधिक जागरूक करना पड़ेगा कि वो प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। चलिए, अवेयरनेस सबके लिए है, और जब एक वायरस अपने अंदर बदलाव कर सकता है तो हम इंसान होके भी बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस बदलाव की दरकार थी उसमें हम लापरवाह क्यों हो गए? ये सवाल हम सबके लिए है। बहरहाल एक बार फिर से मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा बहुत जल्दी से। रवि, राजधानी में जो स्थिति थी और जो अभी भी है वो वाकई झकझोरने वाली है और वो राजनीति का हिस्सा बन जाएगी। राजस्थान में सरकार चलाने वाले उत्तर प्रदेश पर निगाह गड़ाए बैठे हैं, वो महाराष्ट्र पर भी निगाह नहीं गड़ाएंगे और ना छत्तीसगढ़ जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकार चलाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में चलाने वाले, हरियाणा में चलाने वाले हैं, उनकी जवाबदेही तो उनकी ही है, जैसे बाकी राज्यों के जो लोग चला रहे हैं उनकी है। यहां पर तो एक कॉमन, हम अगर देखें तो कॉमन तौर पर लापरवाही, सभी लापरवाह हो गए थे। जहां चुनाव है वहां तो लापरवाही चली रही, और जहां चुनाव नहीं है वहां का हाल तो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अब इसमें कितनी तेजी से वो टीम 11 सक्रिय हुई है, कम से कम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेड
या फिर उसके साथ साथ वेंटिलेटर या एम्बुलेंस की व्यवस्था या फिर कहीं और कोविड सेंटर जल्दी से जल्दी निर्माण करके वहां पर लोगों को, क्योंकि बहुत तेज गति से फैल रहा, वहां पहुंचाना, ये सारी तैयारियां क्या अभी कागजों में ही हैं या धरातल पर उतरने में कम वक्त लगेगा, बहुत तेज काम चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल भी बहुत जोर शोर से काम किया था और इस साल भी जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी टीम है, शायद वो टीम इतनी बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्थिति इतनी खराब हो गई। यानी कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार सभी जिलों यानी 75 जिलों पर निगरानी कर रहे हैं और सभी जो जिलाधिकारी हैं या पुलिस के जो लोग हैं या जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए वो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर शायद वो काम पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और सीएमओ साहब को फोन करेंगे, फोन नहीं उठेगा। जिलाधिकारी साहब संपर्क करना चाहेंगे तो शायद वो भी संपर्क नहीं हो पाएगा। अब स्थिति यह है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो संपर्क करने के लिए अगर वो फोन लगाता, फोन लगता नहीं है। आपके जो अस्पतालों के बेड वो सब फुल हो चुके हैं। घर में आइसोलेट रही है, लेकिन आइसोलेट होने के बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती तो उसके लिए वो किसके पास जाए? सरकार ने सारी सहूलतें दी है, लेकिन पूरा ठीक से उसका अमल नहीं हो पा रहा है, जिसकी सीधे जो उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि लाशों के जो ढेर है वो लग रहे हैं, लगातार लोग लगातार मर रहे हैं। और बैकुंठ धाम की बात करें क्या, उसके अलावा दूसरे सरकार जो स्थल है वहाँ पर लगातार जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को देर रात तक इंतजार करना पड़ रहा है। अपने परिवार का जो मृतक कोरोना से इसकी मौत होगी उसका इंतजार कब होगा? स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, लेकिन सरकार को फिर भी कहूँगा सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदार लोग शायद वो काम पूरी तरीके से जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से समस्या बनी हुई है। आप समझिए, बिल्कुल सही कहा रवि कि हर काम अगर मुखिया ही करने लगे तो दिक्कत है, उसके अलावा भी तंत्र होता है। डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर विवेक सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना को रोकना सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है सर। बिल्कुल। अगर हमको कोरोना को रोकना है तो हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा, हमें खुद के भरोसे, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी सर। सरकार परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगी सर। सीएमओ सर, पूरे लखनऊ को क्या एक आदमी हैंडल कर सकता है? क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैंडल कर लेंगे या सीएमओ साहब कर लेंगे? तो आपकी सोच गलत है सर। आप अपने परिवार को आपको हैंडल करना है, अपने परिवार को आप अपने कंट्रोल में रखें, बाहर निकलने से मना करें, क्योंकि जब सर आप सिर्फ एक आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को या अपने परिवार को। आपको अपने परिवार को कंट्रोल में रखना होगा कि वो बाहर ना जाए, ऐसे कोई भी अननेसेसरी काम ना करे जिससे कोरोना को स्प्रेड करने में आसानी हो। क्योंकि देखिए सर, सरकार में गिने चुने लोग हैं। अगर पूरे लखनऊ का फोन क्या डीएम साहब उठा सकते हैं? ऐसा क्या पॉसिबल है? मेरा छोटा सा अस्पताल है सर, 150 बेड का, मेरे पास इतने फोन आते हैं कि मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं फ्रैंकली टीवी के सामने कह रहा हूँ कि मेरे पास सुबह से लेके 1000 फोन आते हैं। तो मैं अपना काम, बाकी का काम करूँ या सिर्फ फोन ही अटेंड करते रहूँ? तो पब्लिक की जिम्मेदारी है, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कोरोना को रोकने के लिए सर 1 साल से अगर ये बोला जाए अवेयरनेस नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार डॉक्टर विवेक, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं और डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह भी सहमत होंगे, मेरे तमाम सहयोगी भी सहमत होंगे। हम अपने परिवार में एक व्यक्ति को अगर न संभाल पाए और उम्मीद करें कि सरकार सबको संभाल लेगी और मान लिया सरकार ने संभालना शुरू भी कर दिया तो फिर कहें कि नहीं सरकार तानाशाह हो गई है, तो हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, कुछ काम हमें भी करना होगा। बहरहाल ललित, आखिरी सवाल आपसे, नोएडा को लेकर सख्ती पहले से ही शुरू कर दी गई थी, कमोबेश उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। आज दिल्ली में भी एक लॉकडाउन की व्यवस्था अलग से की गई है कि यहां पर एक वीकेंड लॉकडाउन होगा। क्या माने कि हां कुछ उसका असर नोएडा और नोएडा में भी कुछ उस तरीके का प्रावधान फिर से एक नए सिरे से शुरू होगा मौजूदा स्थिति को देखकर? देखिए अतुल, नोएडा बिल्कुल दिल्ली का एक पार्ट समझ लीजिए। जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो दिल्ली के अंदर लागू की जाती है, ठीक उसी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे भी लागू की जाती है। ज्यादातर यही देखा गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली और नोएडा के अंदर कोई अंतर नहीं मानता। लोग दिल्ली को ही नोएडा का पार्ट सोचते हैं और नोएडा वाले ही अधिकांश जो है वो दिल्ली से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनसे ही मिली जुली व्यवस्थाओं का यहाँ पर जो है लागू होना कोई गलत नहीं है। और वही व्यवस्थाएं जो है
वो जल्दी ही लागू की जाएंगी। जैसे कि लॉकडाउन जब रात्रि कर्फ्यू जो दिल्ली के अंदर शुरू हुआ वो यही हुआ। लेकिन असल फिर भी मैं आपको बहुत देर से एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पुलिस को आना पड़ा, पुलिस मजबूर है, सब कुछ है। पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, इंस्पेक्टर खुद आए हैं लाठियों को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ जो आम लोग हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं, वो अभी भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये मार्केट जो है अभी थोड़ी देर पहले, और जो हालात है, जो कर्फ्यू के अंदर के जो हालात हो रखी है, देखिए ट्रैफिक के हालात देख रहे हैं, जो ट्रैफिक है उसकी ट्रैफिक की बात करते हैं, जो अभी के हालात है उसकी बात करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस आखिरकार मजबूरी में ही डंडा उठा के चलती है, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लोग समझना नहीं चाहते कि किस तरीके के हालात है क्या नहीं है। ये देखिए अब ये मार्केट बंद हुई है यहाँ पर, यहाँ से लेके चलिए तो देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो ना दिखें तो बेहतर है। सख्ती की बात थी, नियम बता दिए गए, लागू करने की और लागू कराने की जिम्मेदारी किन पर थी वो भी आपने देखा और दिखाया। हमारे तमाम सहयोगियों ने, ललित ने दिखाया आपको कि नोएडा में कुछ हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि बताने के बाद भी या तो दुकान बंद नहीं हो रही या फिर 5 लोग झुंड बनाकर एक जगह खड़े हैं। वहां पर वो इंतजार कर रहे होंगे शायद कि 5 एक साथ खड़े होंगे तो कोरोना देखकर भाग जाएगा। ये अगर मानसिकता नहीं टूटेगी तो खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर सत्यप्रकाश, अब यहां पर सबसे अहम सवाल यही जो कि आप भी कह रहे हैं और डॉक्टर विवेक भी कह रहे हैं, हर चीज सरकार, हर चीज उनसे अगर हम उम्मीद करेंगे तो कुछ तो हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एक आम व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं भी निकला, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपसे भी उनकी बातचीत हो रही होगी, हम लोग भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वाकई बहुत सचेतना के साथ, बहुत जागरूकता के साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी वो या उनका परिवार शिकार बन गया, तो उनका तो कोई दोष नहीं था। कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं और देखकर नहीं किसी के पास गया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इनको नहीं पकड़ना है, मौजूदा वाले को पकड़ना है। दोनों को पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कहते थे कोरोना है ही नहीं, ये क्या चीज होती है, उनको भी पकड़ लिया कोरोना ने और मौजूदा मुख्यमंत्री को भी पकड़ लिया। तो अब इससे हमें किस तरीके से निकलना है, ये जो चुनौती है किस हद तक खतरनाक दिख रही है? हाँ बिल्कुल, स्थिति तो खतरनाक है और हम इस राजनीतिक जो माहौल में कुछ चीजें आ रही हैं उन पर हम लोगों का कुछ भी बयान देना उचित नहीं है जी। किंतु ये तो जरूरी है कि सबको मिल के ही इससे लड़ने की जरूरत है। वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, किसी भी दल का हो, बिल्कुल इस सब चीजों से ऊपर उठ करके सबको एक ही भाव से ये सोच करके जान है तो जहान है, ये यदि इस भाव के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से अपने को रोक पाएंगे और समाज को भी बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसा आपने कहा कि जान है तो जहान है और सभी को सोचना होगा, वही बात हम बार बार कह रहे हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आपने बताया कि स्थिति वाकई म्यूटेशन के बाद इस कोरोना ने जो नया स्वरूप बदला है वो बहुत ही खतरनाक है, उसके साथ साथ व्यवस्थाओं का भी बहुत ज्यादा एक तरीके से हम कहें कि दोष दिखाई दे रहा है, कमी बहुत सारी है। ये भी एक लापरवाही प्रशासनिक तंत्र की हम जरूर मानेंगे, इसको हम कह नहीं सकते कि ये उनका दोष नहीं है, लेकिन अब इस झटके से हम उबरने के लिए कितना समय खुद के लिए माने, या इस तरीके का ही नजारा कई दिनों तक और दिखाई देगा? देखिए सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लोग अपना काम, सरकारी लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ अपना मैं सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल देख के आपको बताता हूँ कि मेरा 50 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है ना। आज की तारीख में मेरे पास 100 मरीज भर्ती हैं, तो मैं जितनी केयर पहले दे पा रहा था उतनी केयर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं रात में 3 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीजें क्योंकि नॉर्मल नहीं है, इसी को महामारी कहते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है सर। तो आपको अपना बेस्ट करना है, पूरा सरकार मेहनत कर रही है, जितने प्रशासनिक अमले सब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, डीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ साहब कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी नीचे के स्तर पे
जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, अगर उनकी प्रॉब्लम का तुरंत समाधान नहीं होगा तो सरकार को दोष देंगे, इसमें भी उनका भी कोई कसूर नहीं है कि वो बेचारे तो परेशान है, तो वो तो बोलेंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं तो चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सुनामी है, सुनामी को सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती सर, हम ही लोगों को कंट्रोल करना होगा। चीजें धीरे धीरे फिर से सेटल होंगी, फिर से हमारा अच्छा समय आएगा। हमारी पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है सर, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। रवि, बहुत आखिरी में, चूंकि मुख्यमंत्री पीजीआई रेफर कर दिए गए, बावजूद उसके लगातार वर्चुअली अपने अधिकारियों को निर्देशित करते रहे, क्या कुछ और सख्ती की जानकारी है राजधानी के लिए या प्रदेश के लिए? क्योंकि तमाम प्रदेशों से जैसी जानकारी आ रही है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां के आगे कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, हम लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। दिल्ली में अगर एक वीकेंड लॉकडाउन की बात है, नोएडा के लिए, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों के लिए कुछ अलग अलग ऐलान किए गए हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर कोई जानकारी है कि हां एक डेडलाइन के साथ कुछ बातें निकल कर आ सकती हैं? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो रात्रि 9 बजे से जो रात्रि कर्फ्यू था वो अब 8 बजे से कर दिया गया, यानी सुबह 8 बजे से सुबह तक के लिए रात्रि कर्फ्यू चलेगा। आप देख सकते हैं अभी 8 नहीं बजा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बाजार है वो करीब करीब बंद हो चुके हैं, यानी दुकानें बंद हो चुकी है। लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर हम शहर के आम बाजार की बात करें तो अभी इस समय पिछले 2-3 दिनों से के जो हालात है, बाजार में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही, यानी कि लोग तो समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी। हालांकि कहीं कहीं अभी भी जो लोग हैं वो मास्क को लेकर लापरवाह बने हुए, मास्क या तो लगा रहे हैं या तो नीचे की तरफ है। उसके बाद अगर बात करें तो गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। दुकानों में अगर कहीं लोग खड़े हुए तो उन्होंने भी दूरी का ध्यान नहीं रखा हुआ है। सैनिटाइजेशन का काम भले ही किया जा रहा होता, लेकिन जो पिछली बार जिस तरह की व्यवस्था थी उतनी व्यवस्था इस बार उस कदर नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। अचानक से जो संक्रमण का वो आंकड़ा वो लगातार इस कदर बढ़ा है कि जिसकी वजह से समस्याएं वो बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने दूरी नहीं बनाई हुई है, मास्क जरूर लगाया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि शहर में अगर जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, मास्क को पूरी तरीके से नहीं लगाएंगे, बेवजह घरों से नहीं निकलेंगे और घर में जब प्रवेश करें तो सबसे पहले हाथ पैर को अच्छे से नहीं धुलेंगे, तब तक ये सारी समस्या बनी रहेगी। लोग बेवजह घर से जब तक निकलना बंद नहीं करेंगे तब तक समस्या जो है यूं ही बनी रहेगी। लेकिन अगर बात करें तो उसके अलावा जो तमाम सारी जो सरकारी व्यवस्था है वो भी अगर थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो शायद जो समस्या बनी होगी वो समस्या कुछ कम हो सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका, बहुत शुक्रिया रवि आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक त्रिपाठी आपका भी। तो हमारे सहयोगियों के साथ साथ एक्सपर्ट से, पूर्व सीएमओ से और डॉक्टर से आपने समझा कि इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है जमीन की, जमीन पर ही मौजूद उस अस्पताल की। वायरस जो कि अब अपने आप को अलग तरीके के स्वरूप में लोगों के बीच में ला चुका है, बिना आम और खास के बीच में कोई खाई लाए वो हर एक व्यक्ति तक अपनी इज्जत पहुंचा चुका है। इसलिए लापरवाही अगर किसी ने की, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, वहां पर अंतर वायरस नहीं देखेगा। लापरवाही का स्तर हमें खुद कम करना होगा। सरकारी काम, सरकारी तंत्र का काम, यह सरकारों की जिम्मेदारी है। उसकी लापरवाही का जवाब भी उनको ही मिलेगा, आज नहीं, वो जनता बाद में तय करती है। उसके लिए चुनाव एक जरिया होता है। लेकिन आज उन तमाम प्रदेशों में हालात जो बने हुए हैं जहां पर चुनाव नहीं भी है, तो वहां पर क्या इस वक्त जरूरत है और क्यों यह स्थिति है, यह हम सबको विचार करना होगा। थोड़ी सी सावधानी, और उसके बाद अपना और दूसरे का भी जीवन आप सुरक्षित कर सकते हैं। नमस्कार।